Hello friend and welcome to an academy. Let's crack GATE and ESC. मैं गौरविंद सिंह मैन्युफैक्चरिंग साइंस पढ़ा रहा हूँ आपको। कास्टिंग में गेटिंग एलिमेंट पढ़ रहे हैं हम। गेटिंग एलिमेंट के तीन पार्ट में मैं पढ़ा रहा हूँ। दो पार्ट तक मैं गेट डिजाइन तक कवर कर चुका हूँ। ये मेरा थर्ड पार्ट है। इसमें हम राइजर डिजाइन के बारे में जानेंगे और कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। लिटिल बिट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। गौरविंद सिंह मैकेनिकल इंजीनियरिंग फैकल्टी हूँ मैं। मेरा 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। एमटेक आईआईटी दिल्ली से है 2013 में। बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2010, ESC रिटन क्वालिफाइड 14 and 15, क्वालिफाइड गेट 11, 12 and 13। फ्रेंड्स, डाउनलोड अनअकैडमी लर्निंग ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर एंड सब्सक्राइब इट। और आपको आपके कोर्स से रिलेटेड सभी तरीके की जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। कौन सी फैकल्टी क्या सब्जेक्ट पढ़ा रही है, कौन सी टेस्ट सीरीज होने वाली है, कौन सा टेस्ट होने वाला है, तो ये सभी चीजें आपको इस ऐप के थ्रू मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। क्या एडवांटेज है अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन के? डेली लाइव क्लास होती है यहाँ पे। आपको रियल टाइम इंटरेक्शन होता है आपका फैकल्टी के साथ। आप अपने डाउट पूछ सकते हो, कुछ भी डिस्कस कर सकते हो। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज, लाइव टेस्ट होते हैं रेगुलरली, क्विजेज होते हैं। आप अपना परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो रेगुलर बेसिस पे। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, यहाँ पे जो भी सिलेबस है या जो भी सब्जेक्ट है कंप्लीटली पढ़ाया जाता है और क्लास पहले से शेड्यूल्ड होती है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लास होती है। अनलिमिटेड एक्सेस, अगर एक बार आप सब्सक्राइब करते हो तो आप कोई फैकल्टी की वीडियो ऑनलाइन सुन सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये डीएससी सब्सक्रिप्शन फीस है। ये 12 मंथ चार्जेस 22,500 एंड 24 मंथ चार्जेस 27,000। बहुत नॉमिनल इकोनॉमिकल प्लेटफॉर्म है। आप कम से कम 12 मंथ और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले। मेरा सजेशन ये है, क्योंकि आपको 1 से 2 साल लगता ही है गेट की तैयारी में, तो आप कम से कम 1 से 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले। अगर आप मेरा कोड डालते हो GSUS तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलेगा। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। ठीक है। चोबरी नोब्स इक्वेशन फॉर सॉलिडिफिकेशन टाइम। सॉलिडिफिकेशन टाइम में इसने रिलेशन बताया। चोबरी नोब्स ने क्या रिलेशन बताया कि सॉलिडिफिकेशन टाइम किस तरीके से वॉल्यूम और सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ से फिर से देखिए किस तरीके से सॉलिडिफिकेशन टाइम वॉल्यूम और सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V बाई सरफेस एरिया, वॉल्यूम टू द सरफेस एरिया का स्क्वायर। फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड यहाँ से आपको हर साल गेट ESC सभी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है ना। casting losses its thermal energy by transferring it पेन ले लेते हैं, by transferring it to its surrounding by means of, देखिए यहाँ से, radiation, conduction, convection. It is observed that surface area of the casting relative to its volume is important। और इन्होंने यही ध्यान में रखते हुए सर सॉलिडिफिकेशन टाइम वॉल्यूम और सरफेस एरिया में रिलेशन बताया, जो कि आपका ये आप सामने लिखा हुआ है। टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम टू द सरफेस एरिया का स्क्वायर। अल्फा को रिमूव किया तो कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट के, है ना। इसको सॉलिडिफिकेशन फैक्टर बोलते हैं। और ये किस किस चीजों पर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन यहाँ पे देखिए पोरिंग टाइम, डिपेंड्स अपॉन पोरिंग टाइम। और कास्टिंग एंड मोल्ड थर्मल कैरेक्टरिस्टिक, कास्टिंग एंड मोल्ड थर्मल कैरेक्टरिस्टिक, तो इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। साथ में प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। के की वैल्यू, जिसको सॉलिडिफिकेशन फैक्टर बोलते हैं, ये डिपेंड करती है पोरिंग टाइम एंड कास्टिंग एंड मोल्ड थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। एंड ये जैसे जैसे बढ़ेगा V बाई सरफेस एरिया, अगर आपकी इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा आएगी उतना आपका क्या बोलते हैं, कास्टिंग उतनी फास्ट कूल होगी, कूल फास्टर। ये बढ़ेगा, दिस विल कूल फास्टर। ठीक है, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। तो काफी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं गेट एंड ESC में। आगे बढ़ते हैं। ये न्यूमेरिकल है फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करिए। अच्छा न्यूमेरिकल है ये, बेस्ड अपॉन चॉर्नियन इक्वेशन। ठीक है ना। सॉल्व करिए इसको। पहले पढ़ते हैं इसको, अच्छे से पढ़ते हैं। कंपेयर द सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ टू ऑप्टिमम साइड राइजर हैविंग सेम वॉल्यूम, वन इज सिलेंड्रिकल एंड अदर इज स्क्वायर पैरेललोपाइप्ड। स्क्वायर पैरेललोपाइप्ड क्या होता है पहले ये देखते हैं। स्क्वायर, इसको एक्सटेंड कर दो ऊपर की साइड, मतलब स्क्वायर प्रिज्म, है ना। ये होता है स्क्वायर पैरेललोपाइप्ड, तरीके से होता है कुछ।
ठीक है ना। यहाँ पे भी आपका इस तरीके का स्क्वायर रहेगा भाई, ठीक है ना। तो स्क्वायर पैरेलल पाइप आपका ये स्क्वायर रहेगा, इसको एक्सटेंड कर दो, ठीक। ये आपको हो गया स्क्वायर पैरेलल, पहली चीज ये है। दूसरा साइड राइजर है। राइजर को मैंने आपको पहले भी बताया, राइजर दो तरीके के होता है, टॉप टॉप पे लगा दिया हमने, एक साइड, है ना। साइड राइजर में क्या रहता है, साइड राइजर में आपका सरफेस एरिया सराउंडिंग से ज़्यादा कनेक्ट रहता है, तो जल्दी हीट रिलीज करता है। टॉप राइजर जो रहता है, इसमें केवल ये तीन सरफेस आपके कनेक्ट रहते हैं सराउंडिंग से, तो लिटिल बिट ये थोड़ा सा टाइम लेता है सॉलिडिफाई होने में, ठीक है ना, हीट मेंटेन रखता है। तो टॉप राइजर इज प्रेफरेबल, टॉप राइजर इज प्रेफरेबल, ठीक है ना। अब इसके बाद अब आपको ये पूछा है कि दो साइड राइजर हैं, है ना, तो ऑप्टिमम साइड राइजर निकालिए। इसका मतलब क्या होगा, ऑप्टिमम साइड राइजर मींस फ्रेंड्स कि मिनिमम साइज ऑफ, इन केस ऑफ सिलेंड्रिकल, डाया, है ना, हाइट, है ना, डाया का मिनिमम साइज क्या होगा ऑफ राइजर, ठीक है ना, मिनिमम डाया क्या होगा, ठीक। इसका मतलब ये होता है ऑप्टिमम साइड मतलब मिनिमम साइज या मिनिमम डायमेंशन रिक्वायर्ड, ठीक है ना, इन केस ऑफ सॉलिडिफिकेशन टाइम। ये आपको इन दोनों का रेशियो पूछा, आपको पूछा है P रिक्वायर्ड इन केस ऑफ सिलेंडर, P रिक्वायर्ड इन केस ऑफ पैरेलल पाइप, इन दोनों का रेशियो पूछा है। ये P बाई सरफेस एरिया का होल स्क्वायर, मटेरियल सेम है, K विल कैंसिल आउट, ठीक। तो आपको ये रेशियो पूछा है फ्रेंड्स, ये रेशियो आपको बताना है, ठीक। तो हम स्टार्ट करते हैं, मिटा देते हैं एक बार, ठीक। तो शुरुआत से हम देखते हैं। पहली बात हो रही है मिनिमम डायमेंशन ऑफ द राइजर, ठीक है ना, इन केस ऑफ सिलेंड्रिकल, ठीक है, सॉलिडिफिकेशन टाइम कितना लगेगा या इनका रेशियो क्या है ना। तो आपको रेशियो निकालना है इनका टू ऑप्टिमम साइड राइजर, है ना। तो जब मिनिमम मैक्सिमम बात होती है तो हम डिफरेंशिएट करके इक्वल टू जीरो करके फिर उसके डायमेंशन पहले कैलकुलेट करते हैं। तो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा सिलेंडर की, पहले बात करूंगा सिलेंड्रिकल, है ना। सिलेंड्रिकल के लिए मैं बात करूंगा तो इसमें सरफेस एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल राइजर, ठीक है ना, केस ऑफ सिलेंडर, ये क्या होगा, सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया आपका होगा 2 पाई r स्क्वायर, सही है, और 2 पाई r h, ठीक है ना, पूरा एरिया है। अगर मैं बात करूँ तो ये दोनों और ये भी साइड राइजर है ना, तो ये दोनों लिख दिया मैंने। वॉल्यूम क्या होगा, तो पता है पाई r स्क्वायर h, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हमको पता है कि मिनिमम एरिया, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू आर, हमें क्या निकालना है, मिनिमम एरिया निकालना है। तो डिफरेंशिएट एरिया, सरफेस एरिया विथ रिस्पेक्ट टू आर, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू आर। तो आर के रिस्पेक्ट में हम यहाँ एच को रिमूव कर दो, पूरी इक्वेशन को किस में चेंज कर लो, आर में, ठीक है ना। वॉल्यूम इज कांस्टेंट मान लो, तो इसको 2 पाई r स्क्वायर, एच इज वेरिएबल, तो 2 पाई r, एच को मैं रिमूव कर दे रहा हूँ, केवल आर के फॉर्म में इक्वेशन चाहिए। वॉल्यूम से मैं पाई r स्क्वायर इस तरीके से इसको लिख सकता हूँ इक्वेशन को। तो फ्रेंड इसको जब विद रिस्पेक्ट टू आर आप डिफरेंशिएट करोगे इक्वेशन नंबर 2 को, है ना, तो आपको डायमेंशंस मिल जाएंगी, है ना, या आर में की वैल्यू मिल जाएगी मिनिमम, ठीक है ना, या ऑप्टिमम वैल्यू रिक्वायर्ड इन केस ऑफ साइड राइजर, इन केस ऑफ सिलेंड्रिकल राइजर, ठीक है ना। तो डेल ए बाई डेल आर जब आप करोगे तो इसको डिफरेंशिएट करो आर के रिस्पेक्ट में, तो वैल्यू आएगी 4 पाई r माइनस 2 v/r स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो r इक्वल टू v/2 पाई टू पावर 1/3। तो फ्रेंड्स ये आ गया, ये पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, है ना, ये जो वैल्यू कहाँ पुट करोगे इस पे, तो मिनिमम सरफेस एरिया रिक्वायर्ड आ जाएगा, कितना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे वो मिल जाएगा v/, बाद आप ये दोनों में वैल्यू पुट करोगे तो v/, सरफेस एरिया मिल जाएगा ऑप्टिमम, सिंपल सा। ये आप अगर सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका r/3, ठीक। सिमिलरली आप अगर इसके लिए निकालोगे पैरेलल पाइप के लिए, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम विल बी a²h1, या h1 मतलब हाइट, ठीक है। इसके बाद सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2a² प्लस 4ah1, ठीक है, चार सरफेस होंगे प्लस 2 स्क्वायर, ठीक।
जब इसको आप करोगे तो इसमें जो रेशियो आएगा v टू पावर 1/3, और फाइनल आप डिफरेंशिएट करोगे तो v बाई a पावर क्या आएगा, a बाई 6। ये किसके केस में, सिलेंडर के केस में हो गया फ्रेंड्स। ये किसके केस में हो गया, पैरेललोपाइप के। तो हमको ये टी निकालना है। मैंने पहले ही बताया आपको, आपको क्या चाहिए, सॉलिडिफिकेशन टाइम का रेशियो चाहिए इन केस ऑफ ऑप्टिमम डायमेंशन। तो ऑप्टिमम डायमेंशन केस में आपको रेशियो चाहिए, तो r/3 का होल स्क्वायर इस सिलेंड्रिकल अपॉन टी पैरेललोपाइप, ये हो गया आपका a/6 का होल स्क्वायर। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा 4r/a का होल स्क्वायर। फ्रेंड्स यहाँ तक हम आ गए, ठीक है ना। अब ये सोचिए a क्या है, ये कंफ्यूज तो नहीं आप, r क्या है, रेडियस ऑफ सिलेंडर, a क्या है, ये स्क्वायर है, इसका जो डायमेंशन है ना, लेंथ विड्थ क्या होता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो r और a, ये हम यहाँ तक आ गए। आर और ए में रिलेशन पता चल जाएगा तो हमको टी सिलेंडर बाई टी पैरेललोपाइप मिल जाएगा, सॉलिडिफिकेशन टाइम का रेशियो। ये कैसे पता चलेगा फ्रेंड्स, हमको एक पॉइंट दिया हुआ है कि वॉल्यूम इससे, वॉल्यूम दोनों के सेम है तो दोनों को वॉल्यूम सेम कर दो। वॉल्यूम दोनों के सेम है तो हम वॉल्यूम सेम कर देंगे। वॉल्यूम सेम कर दो आप, है ना। तो टू, ये यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम का, वॉल्यूम आपको सेव करना है। तो 4/3 पाई आर स्क्वायर, और ये यहाँ पे इसके वॉल्यूम के इक्वल कर दो, ठीक है ना। सिलेंडर का वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम इक्वल करोगे आप, जब वॉल्यूम दोनों इक्वल करोगे आप, तो आपको मिल जाएगा r/a का एक फर्दर रिलेशन जो होगा 1/2 पाई टू पावर 1/3, ठीक है ना। जब आप इसको यहाँ पुट अप करोगे तो आपको मिल जाएगा 1.17। ठीक फ्रेंड, समझ में आया, क्लियर है, ठीक है ना। आपको वॉल्यूम इक्वल करना है तो आपको आर और ए में रिलेशन मिल जाएगा, वो आर एंड ए रिलेशन को आप यहाँ पुट करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा 1.17। इजी है। वॉल्यूम आपका कितना आएगा इस केस में, सिलेंडर केस में 4πr3, 2πr3, 2πr3 कैसे, जो आपकी जो वैल्यू है आर की, जो आपने निकाली है यहाँ से ऑप्टिमम की केस में, वो भी आप पुट अप करोगे, ठीक है ना। 4πr², उसका जो रिलेशन मिलेगा वो आपको फाइनल वॉल्यूम देगा ना। πr² जो वॉल्यूम है, इसमें एच की वैल्यू पुट करोगे आर के फॉर्म में, तो आपको जो यहाँ पे वॉल्यूम आएगा सिलेंडर का वो कितना मिलेगा, 2πr3, ठीक है, और a3 इस तरीके से मिलेगा कुछ। तो आप देख लेना इसको, और इसको एक बार आप अपनी तरफ से सॉल्व करके देखिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये है इनिशियल स्टेप्स ऑफ राइजर डिजाइन। राइजर डिजाइन में किन स्टेप का हमको फॉलो करना है। तो टू कैलकुलेट मिनिमम वॉल्यूम ऑफ राइजर, ये कंडीशन याद रखो, मिनिमम वॉल्यूम ऑफ राइजर आप कैसे निकालोगे, के इंटू परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ श्रिंकेज कास्टिंग, कास्टिंग ऑफ श्रिंकेज और वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग। ये ध्यान रखना, आप स्टार्टिंग कैसे करोगे राइजर में, ऐसे क्वेश्चन एक दो बार ईएस में आए हैं। मिनिमम वॉल्यूम ऑफ राइजर आप पहले निकालोगे, आपको के गिवन रहेगा, परसेंटेज श्रिंकेज गिवन रहेगा, वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग आप देख लोगे आप गिवन रहेगा, ठीक है। कैलकुलेट मिनिमम वॉल्यूम ऑफ राइजर फ्रॉम प्रीवियस सिस्टम, यहाँ से मिनिमम वॉल्यूम ऑफ राइजर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ राइजर, बिल्कुल आराम से आ जाएंगी। वेदर सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ राइजर ग्रेटर देन द सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ कास्टिंग और नॉट, ये भी चेक करना है कि सॉलिडिफिकेशन टाइमिंग जो राइजर की है ज्यादा है या कम है, किससे, कास्टिंग के सॉलिडिफिकेशन टाइम से, ठीक है ना। तो ये क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए फ्रेंड्स। आप चाहते हो अगर आपको अच्छी कास्टिंग मिले तो ये ज्यादा होना चाहिए। इफ यस देन डिटरमाइन डायमेंशन ऑफ राइजर, इफ नॉट देन लिमिटिंग कंडीशन। पहले आप ये लिमिटिंग कंडीशन निकाल के डायमेंशन निकालोगे राइजर के ऑप्टिमम क्या है, उसके बाद आगे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। ये बेसिक स्टेप्स है, इनको फॉलो करना है। आगे इस न्यूमेरिकल की थोड़ा सा हम समझते हैं, इसको आपको अटेम्प्ट करना है न्यूमेरिकल घर पे, मैंने सोल्यूशन भी दिया है इसमें, ठीक। A casting of size 100 mm and 100 mm and 50 mm is required, ठीक है ना। Assume volume shrinkage is 2.6%. Volume shrinkage कितना दिया है, 2.6%. If the height of riser is 80 mm, riser volume desired is 4 times the shrinkage in casting. What is the appropriate riser diameter in mm? फ्रेंड्स यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया श्रिंकेज वॉल्यूम आपको यहाँ से आ गया, श्रिंकेज वॉल्यूम 2.6 वाट, ये कास्टिंग का जो भी वॉल्यूम है उसका, ठीक है ना। फिर हमको पता वॉल्यूम राइज कितना, 4 टाइम्स ऑफ दिस। सिंपल सा जो जो बोला है वो करते जाइए और ये आपके आंसर आ गया। फिर आप ये चेक करोगे कि इसका ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। ये मैंने आपको सभी स्टेप्स लिखवाई हैं, इस स्टेप को फॉलो करते हुए आगे बढ़ोगे और आंसर दोगे, ठीक है। केन्स मेथड ऑफ राइजर डिजाइन, फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट मेथड्स, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, गेट में भी आया हुआ है, यूएससी में भी आया हुआ है। एक्स फ्रीजिंग रेशियो है, ठीक है, ये कुछ नहीं एक्सटेंशन है इसका, किसका, चोबरीनोव्स इक्वेशन। ये किसका एक्सटेंशन है, चोबरीनोव इक्वेशन। बेस्ड ऑन चोबरीनोव रूल्स केन्स डेवलप्ड रिलेशनशिप एम्पिरिकली, ठीक है ना, फॉर डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स, ठीक है ना, मेटल्स, अलग अलग मटेरियल्स के लिए इन्होंने अलग अलग एम्पेरिकल रिलेशन दिए हैं।
ये रिलेशन वही है, लेकिन इसमें जो वैल्यूज है हर मटेरियल के अलग अलग है ना। ए बी सी इज अ कॉन्स्टेंट्स, इट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल प्रॉपर्टी। यहाँ पे देखिए आप, एल्यूमिनियम के लिए एबीसी वैल्यू अलग है, कास्ट आयरन के लिए अलग है, ग्रे कास्ट आयरन के लिए अलग है। और यहाँ से देखिए जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो को बोलते हैं कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक, कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वल टू सरफेस एरिया टू द वॉल्यूम, ठीक है ना, ध्यान रखिए। और ये आपका केन्स ने रिलेशन दिया था, x इक्वल टू a अपॉन y माइनस बी प्लस सी। तो जो y है, व्हाट इज द y? इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम राइजर टू द वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग फ्रेंड्स, ठीक है ना। व्हाट इज x? x is the casting surface area to the casting volume, or we can say cooling characteristic of casting to the cooling characteristic of what? Riser, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए इसका रेशियो को x बोलते हो आप, इसको फ्रीजिंग रेशियो भी बोलते हो, ठीक है ना। बाई आपका इट इज ए सिंपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू राइज टू द वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग। तो ये आपको x और बाई इसके डायमेंशन से मिल जाएंगी। एबीसी आपको हमेशा गिवन रहेगा एज पर द मटेरियल, ठीक है फ्रेंड्स। अगर इसकी वैल्यू फ्रीजिंग रेशियो वी आर बाई बीसी की वैल्यू अगर आप इस जोन में लाई करते हैं, इट्स साउंड कास्टिंग, मतलब आपकी क्वालिटी ऑफ कास्टिंग इज वेरी गुड। अगर इसमें करती हो तो आपको डिफेक्ट मिलेगा, श्रिंकेज मिलेंगे, वाइट्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो आपका ये गुड रीजन हो गया एंड ये बैड रीजन हो गया, ठीक है। इट्स गिवन बाय द केन, ठीक है ना, केन। केन ने कुछ नहीं, केवल चोबरिनोव इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई किया, एम्पिरिकल रिलेशन दिया है इसके बीच में, फ्रीजिंग रेशियो और इसके बीच में, जिससे आप राइजर के डायमेंशन इजिली निकाल सको। आगे बढ़ते हैं। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल है फ्रेंड्स, ये न्यूमेरिकल देखिए, न्यूमेरिकल को सॉल्व करिए, न्यूमेरिकल को सॉल्व करिए। चोबरिनोव एंड कैन गिव रूल्स फॉर सॉलिडिफिकेशन टाइम, मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए। And freezing ratio for a riser using these rules or otherwise find the size of cylindrical riser। देखिए size of cylindrical riser हमको निकालना है of height equal to dia, ये गिवन है फ्रेंड्स कि h इक्वल टू क्या दिया है, d, ठीक है ना। ऑफ स्टील कास्टिंग साइज दिया है स्टील कास्टिंग का 250 एंड 50 डायमेंशंस दिए हैं, लेंथ विड्थ इनटू हाइट। व्हेन कास्टिंग स्ट्रेट ओरिएंटेड राइजर इज साइड 1, ठीक है। थिकनेस ऑफ कास्टिंग, थिकनेस आपको गिवन है कास्टिंग की 50 mm, ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू भी गिवन है, आपको सी की वैल्यू भी गिवन है। सिंपल सा आपको क्या करना है, या फॉर्मूला पुटअप करना है ना। एच इक्वल टू डी दिया है तो हमको रिलेशन पता है क्या होता है, रिलेशन जस्ट हमने अभी देखा है, एक्स इक्वल टू ए अपॉन वाई माइनस बी प्लस सी। ए बी सी की वैल्यू गिवन है, हमको क्या निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट एक्स एंड वाई सेपरेटली एंड पुट इन दिस इक्वेशन। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, एक्स की वैल्यू क्या होता है, फ्रीजिंग रेशियो, cooling characteristic of riser to the casting, Vy surface area of riser, the Vy surface area of casting। तो हम कैलकुलेट करेंगे, ये क्या होगा फ्रेंड्स, पाई बाई 4 डी स्क्वायर एच अपॉन, राइजर के केस में मैं बात कर रहा हूँ पहले, पाई बाई 4 डी स्क्वायर, साइड राइजर है तो दो सरफेस हो जाएंगे, प्लस पाई डी एच, वेरी इजी, अपॉन कास्टिंग। कास्टिंग की बात मैं करूँ तो कास्टिंग का साइज कैसा है, ये क्यूबिकल टाइप है, लेंथ एंड विड्थ आपको गिवन है, हाइट भी गिवन है ना, थिकनेस। तो इसमें आपका सिंपल सा इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एल बी एच 50 अपॉन सरफेस एरिया, हम देख लेंगे सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 2 इंटू 250 इंटू 250 प्लस 250 इंटू 50, ठीक है, प्लस है ना 50 इंटू 250। तो इस तरीके से आपका सरफेस एरिया मिल जाएगा इन केस ऑफ क्यूब। यहाँ सरफेस एरिया निकाल के इन दोनों का रेशियो मिल जाएगा। x की वैल्यू फ्रेंड्स क्या आएगी, d बाई 6 कैलकुलेट करना अपॉन 17.8। यहाँ d इक्वल टू h है, क्यों, ये हमको गिवन है फ्रेंड्स, गिवन है ऑलरेडी, तो हमको ज्यादा टेंशन नहीं लेना। तो हमको यहाँ से x आ गया, y हमको निकालना है, y क्या होता है, बी आर बाई वी सी, ठीक है ना। तो ये पाई बाई 4 डी स्क्वायर अपॉन 250 इंटू 250 इंटू 50 सॉरी, यहाँ से आपका आ जाएगा इसका फाइनल वॉल्यूम जो भी रहेगा लगभग आएगा डी क्यूब अपॉन, सॉल्व करोगे तो 3.7 इंटू 10 टू पावर 6। अब आपको क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू पुटअप करना है, इसको एरेंज कर लेते हैं एक बार। अब आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू पुट करना है किसमें, फॉर्मूले में, ठीक। एक्स एंड वाई की वैल्यू पुट करोगे और फाइनल आप क्या निकालोगे,
आंसर x की कितना है dy 6 अपॉन 17.8, ये कितना गिवन है 0.10 अपॉन y कितना गिवन है आपको b q अपॉन 3.7 इंटू 10 टू पावर 6 ना, माइनस बी कितना गिवन है 0.03 प्लस 1.03, सॉल्व करोगे फ्रेंड्स तो आंसर कम्स आउट टू बी d इज इक्वल टू 128.4 mm समथिंग। ठीक है ना, चेक करोगे आप अपने आप सॉल्व करके देखोगे इसको, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो सॉल्व करिए। A spherical drop of molten metal of radius 2 mm was found to solidify in 10 seconds. A similar drop of radius 4 mm would solidify in how much time? सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना। स्फेरिकल ड्रॉप है तो हमको वॉल्यूम पता है स्फेयर का 4/3 पाई r क्यू, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका वॉल्यूम टू सरफेस एरिया से आप रेशियो मिल जाएगा, तो टी प्रोपोर्शनल टू समथिंग, ये आर ही हो जाएगा, ठीक है ना, या आर स्क्वायर बोलो कि इसका फर्दर स्क्वायर होगा। तो यही बोल रहा है कि जब टी कितना है, टाइम कितना 10 सेकेंड है, तब आपका रेडियस कितना है 2, तो 4 हो जाएगा। जब टाइम आपका कितना टाइम पूछा है सॉरी किसके लिए, रेडियस ऑफ दिस 16 हो जाएगा 4 का स्क्वायर, यहाँ से अपन 1/4 20 इक्वल टू 50 सेकेंड, आंसर हो जाएगा आपका, सिंपल है। इन केस ऑफ स्फीयर टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये वॉल्यूम 4/3 पाई r स्क्वायर, सरफेस एरिया 4/4 पाई r स्क्वायर, तो इसके यहाँ से केवल आर के टर्म में आप निकाल लोगे, बाकी चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी ऊपर नीचे, आंसर आपका ये होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से ये निकालोगे, इसमें क्या पूरा फॉर्मूला लगाओगे की वैल्यू जब देखेंगे, वी वाई के वी/2 सरफेस एरिया का होल स्क्वायर के, आपको टाइम पूछा है, ठीक है ना, टाइम के की वैल्यू गिवन है, यहाँ पर रख दोगे, है ना। वॉल्यूम आप निकालना है, स्फेरिकल कास्टिंग है, बिल्कुल निकाल दोगे, ठीक है ना। आप एरिया एरिया भी निकाल दोगे, दोनों आ जाएंगे, पुटअप कर दोगे, है ना, आंसर आ जाएगा आपका फाइनल। आगे बढ़े फ्रेंड्स। मॉडुलस मेथड ऑफ राइजर डिजाइन, ये भी अच्छा मेथड है, इंपॉर्टेंट मेथड है, कभी कभार ये इसमें क्वेश्चन आता है इससे। एंड मॉडुलस इज डायरेक्टली यानी बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक। व्हाट इज कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है ना। कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, सरफेस एरिया टू द वॉल्यूम का रेशियो, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ भी हमने एक चीज देखी थी इससे रिलेटेड, टेंस में भी ये देखो सरफेस एरिया टू द वॉल्यूम का रेशियो, ये हम पहले भी यूज कर चुके हैं। तो ये होता है कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल मॉडुलस इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। यहाँ पे भी हम राइजर के जो डायमेंशन निकालने का काम आता है, ये राइजर डिजाइन में यूज होता है, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ आर राइजर इज 1.2 टाइम ऑफ मॉडुलस ऑफ कास्टिंग, है ना। तो याद रखना फ्रेंड्स, ये एम्पेरिकल रिलेशन ऑलवेज यूज इन केस ऑफ मॉडुलस मेथड, एम आर राइजर डिवाइड सरफेस एरिया, एम 1.2 बाई सरफेस एरिया, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं इस पे, एक अच्छा सा कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैलकुलेट द साइज ऑफ सिलेंड्रिकल राइज हाइट एंड डाया इक्वल नेसेसरी टू फीड स्टील स्लैब, स्टील स्लैब को फीड करना है इसको, तो राइजर का आपको डायमेंशंस पूछे हुए हैं, बिल्कुल सही बात है। विद अ टॉप राइजर कास्टिंग poured horizontally into the mold by using modulus method of riser design, ठीक है ना। तो मॉडुलस ऑफ राइजर एमआर क्या होता है 1.2 मॉडुलस ऑफ कास्टिंग, तो मॉडुलस ऑफ राइजर क्या हो जाएगा, इनवर्स को कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक, तो ये हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ सरफेस एरिया आपको पता है, कास्टिंग कैसा है क्यूबिकल शेप का है, तो यहाँ पे उसके वॉल्यूम सरफेस एरिया रख दोगे। ये कैसा है सिलेंड्रिकल है, तो यहाँ पे इसके वॉल्यूम और सरफेस एरिया रख दोगे, सरफेस एरिया इसका ये है, वॉल्यूम ये है, पुट करोगे तो d/6 आया, क्यों, क्योंकि हाइट और डाया इक्वल है, तो ये भी पुट कर दोगे। इसके बाद देखोगे क्यूब का ये डायमेंशन है, देन फ्रेंड्स वी सरफेस एरिया टू कास्टिंग दिस, इसके बाद आप इसको पुट अप करोगे इस इक्वेशन में, फाइनल डाया निकल आएगा, किसका, सिलेंड्रिकल राइजर का, तो ये हमारा आंसर हो गया, है ना। सिंपल है, बस हमको प्रोसीजर याद रखना है, ठीक है। याद रखना कुछ भी नहीं है, बस हमको हर मेथड का प्रोसीजर और फॉर्मूला याद रखना है, ये तक। आगे बढ़ते हैं, एक नया मेथड फॉर कैलकुलेटेड द साइज एंड शेप ऑफ द राइजर या डायमेंशन ऑफ राइजर, इसमें देखिए नेवल रिसर्च लेबोरेटरी मेथड, व्हाट इज दिस।
इसलिए इसमें सेफ फैक्टर यूज करते हैं। सेफ फैक्टर वो क्या होता है, लेंथ प्लस विड्थ अपॉन थिकनेस। जब आपने जो शेप है बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं या थिन हो जाते हैं, इस तरीके के सेक्शन हो जाते हैं, जब आपका जो है नॉर्मल जो केस है, ये एक्चुअली मुझे बोल सकते हैं इम्प्रूव वर्जन है किसका, मॉडुलस और केन मेथड का। सिंपल सा, यहाँ पे जो थिन सेक्शन है और जब डायमेंशन ऐसा हो तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा प्रीवियस मेथड से, तो हम क्या करते हैं, नेवर रिसर्च लेबोरेटरी मेथड यूज कर लेते हैं। ये होता है क्या, सरफेस शेप फैक्टर। इसमें सरफेस शेप फैक्टर यूज करते हैं लेंथ प्लस विड्थ अपॉन थिकनेस। और ये बाई क्या है, वॉल्यूम ऑफ राइज टू द वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंपल मेथड है, ये कर्व आपको गिवन रहेगा या वैल्यू गिवन रहेगी, टेंशन नहीं लेना शेप फैक्टर की, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रख लो। फ्रेंड्स न्यूमेरिकल देखते हैं। ये देखिए, शेप फैक्टर फॉर कास्टिंग इन द फॉर्म ऑफ एनुलर सिलेंडर ऑफ आउटसाइड डाया 30 सेंटीमीटर, इनसाइड डाया 20 सेंटीमीटर। आपको एनुलर सिलेंडर दिया हुआ है, ठीक है ना। शेप फैक्टर फॉर अ कास्टिंग, कास्टिंग है ये, ठीक है। अब आपको पूछा है लेंथ प्लस विड्थ अपॉन थिकनेस। आपको क्या पूछा है इसमें, इनसाइड डाया फैक्टर फॉर कास्टिंग, डायमेंशंस निकालना है, ठीक है ना। डायमेंशंस निकालना है आपको। नहीं, डायमेंशंस की, सॉरी, शेप फैक्टर कैलकुलेट करना है। इस न्यूमेरिकल में शेप फैक्टर कैलकुलेट करना है, तो हमको उसके लिए पता है फॉर्मूला क्या होता है। ये लेंथ पता है क्या आपको, बिल्कुल पता है। विड्थ निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। एनुलर रिंग है, पाई डी मीन से विड्थ आ जाएगी आपकी। जब विड्थ आ जाएगी तो थिकनेस आप यहाँ से निकाल लोगे, आप आउटर डाया माइनस इनर डाया बाई 2। जब आपके सभी डायमेंशन मिल गया तो शेप फैक्टर आ जाएगा। शेप फैक्टर पूछा, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं। देखो, अगर आपको आगे इसके डायमेंशन पूछे होंगे तो याद रखना राइजर के कि आपको टेबल भी गिवन रहेगी, है ना। वहाँ इसलिए पहले वाले केस में टेबल गिवन नहीं थी, केवल आपको शेप फैक्टर पूछा था और डायमेंशन गिवन था एल डब्ल्यू एंड टी। आपने इजीली यहाँ से कैलकुलेट कर दिया था। अब यहाँ पे देखिए, आपको डायमेंशन भी पूछा है राइजर के, ठीक है। तो राइजर का डायमेंशन पूछा है, तो सबसे पहले हम शेप फैक्टर निकालेंगे। शेप फैक्टर कॉरस्पॉन्डिंग ये वी आर बाई बी सी की वैल्यू हमको यहाँ गिवन है। शेप फैक्टर आ जाएगा तो उससे हम वी आर बाई बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब वी आर बी एस सी की वैल्यू आ गई तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमको पता है, वॉल्यूम कास्टिंग हमको गिवन है, तो यहाँ से आपका क्या मिल जाएगा, डाया ऑफ राइजर, ठीक है, सिंपल। तो हम लेंथ प्लस विड्थ गिवन है क्या, गिवन है बिल्कुल, ठीक है। लेंथ कितना है 25, ठीक है। विड्थ भी गिवन है आपको, थिकनेस गिवन है, थिकनेस भी गिवन है, गुड। सब चीज गिवन है। 8 के करस्पॉन्डिंग वी आर बाई वी सी क्या हो जाएगा, 8 के करस्पॉन्डिंग वी आर बाई वी सी 0.5 पुट अप इन दिस। तो ये आपका ये हो गया, ये हो गया। तो हमको पता है कि वॉल्यूम ऑफ राइजर क्या होता है, पाई बाई 40 स्क्वायर इंटू एच। इसके बाद वी सी आपका ये वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग ये हो गई, तो यहाँ से आपका इजिली डाया आ जाएगा, टी इक्वल टू एच है। डायमेंशन आपने कैलकुलेट कर दिया, आगे बढ़ते हैं। रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम फॉर यूनिट वॉल्यूम ऑफ राइज इज मिनिमम इन केस ऑफ, फ्रेंड्स इसको कैलकुलेट करिए, बताइए आंसर क्या होगा। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिडिफिकेशन, ये मैकेनिज्म ऑफ सॉलिडिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ कास्टिंग, फ्रेंड्स। तो सॉलिडिफिकेशन हमारा इस तरीके से होना चाहिए। देखो, दो तरीके के से हम जनरली सॉलिडिफिकेशन को देखते हैं। पहला स्किन फॉर्मिंग का डेंड्राइटिक फॉर्मिंग, तो सॉलिडिफिकेशन तरीके हैं। सॉलिडिफिकेशन स्किन फॉर्मिंग कब होता है, जब यूनि डायरेक्शनल हो, पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपका, जैसे ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपका सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, ठीक है ना। यूनिडायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन है। डेंड्रिक में क्या होता है, जब आपका कास्टिंग है यहाँ से भी चालू हो रहा है, यहाँ से भी सॉलिडिफिकेशन, यहाँ से भी होता है, डिफरेंट डिफरेंट फ्रंट मीट करते हैं और वॉइड रह जाता है, और जो कास्टिंग क्वालिटी मिलती है हमको उतनी अच्छी नहीं मिलती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंपोर्टेंट फिनोमेना है मैकेनिज्म ऑफ सॉलिडिफिकेशन। तो हम चाहते हैं कि यूनिडायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन हो, प्रोग्रेसिव सॉलिडिफिकेशन हो, ना कि आपका हैप्परजेड और आपका क्या बोलते हैं कि सॉलिडिफिकेशन कहीं से भी स्टार्ट हो रहा है, इस तरीके का नहीं होना चाहिए, ठीक है। यूनिडायरेक्शनल होना चाहिए, प्रोग्रेसिव होना चाहिए। इसमें देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मोल्टन मेटल बैक इनटू द सॉलिड स्टेट, द सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस डिफर्स डिपेंड ऑन वेदर द मेटल इज प्योरली एलिमेंट और एन एलॉय। इस पे डिपेंड करता है। एक्चुअल सॉलिडिफिकेशन इस पे भी डिपेंड करता है कि एलिमेंट है, प्योर एलॉय है, ठीक है। इन सब चीजों पे भी सॉलिडिफिकेशन आपका डिपेंड करता है। प्योर मेटल रहेगा तो क्या होता है, प्योर मेटल सॉलिडिफाई एट ए कांस्टेंट टेंपरेचर इक्वल्स टू द फ्रीजिंग पॉइंट व्हिच सेम एज द मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ देखिए, जब भी प्योर मेटल रहेगा तो उसका सॉलिडिफिकेशन ऐसे होगा, अगर वो लिक्विड स्टेट से यहाँ जा रहा है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमेशा वो फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुंचेगा, ठीक है। लेकिन हम बात करें इसकी एलॉय की, तो एलॉय में हमको ऐसा देखने को नहीं मिलता, ठीक है ना। एलॉय में हमको ऐसा देखने को नहीं मिलता। एलॉय में देखिए कैसा मिलेगा, सॉलिडिफिकेशन ऑफ एन एलॉय। एलॉय का सॉलिडिफिकेशन कैसा होगा, देखिए यहाँ पे ये लाइन कांस्टेंट नहीं है,
यहाँ पे आपका टेम्परेचर जैसे जैसे कम हो रहा है और टाइम, रोस्टेड टाइम नहीं होता पे जो अलग तरह का मसी जोन मिलता है, क्या मिलता है, एलोकेशन मसी जोन। ठीक, ध्यान रखना क्वालिफिकेशन पैटर्न हर केस का अलग अलग होता है। इसको हम मटेरियल साइंस में बहुत डेप्थ में पढ़ने वाले हैं, और मेरी मटेरियल साइंस की नेक्स्ट सीरीज में आप जुड़े रहिए मेरे से। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द मोल्ड। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, पहले मैं बात करूँ तो मोल्ड मेटल, यहाँ से मैंने पोर किया, जैसा डिक्रीज हुआ देन यहाँ पे थोड़ा सा कांस्टेंट रहता है, लिक्विड मेटल है, सॉलिडिफाइड मेटल होता है, ठीक है ना। देन ये ऐसा नहीं होता कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये अपना फेस चेंज कर रहा है, तो अलग तरीके का पैटर्न मिलता है। यहाँ पे देखिए आप सब लिखा हुआ है, यहाँ पे ये मोल्ड का ये है पूरा टेम्परेचर ग्रेडियंट का आपको कर्व दिया है, किस तरीके से टेम्परेचर वेरी होता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है ना। ग्रेडियंट भी आपको यहाँ पे बताया। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए डेंड्रिटिक फॉर्मेशन क्या होता है। देखो यहाँ पे देखिए आप, जो मोल्ड सैंड है, जो फाइन ग्रेन से साथ कोर्स ग्रेन मिलती है, इसके बाद जो आपकी इलांगेटेड ग्रेन है ना, ये होता है डेंड्रिटिक। डेंड्राइट फॉर्मेशन क्या होता है, सिंपल सा ये समझिए आप, अगर आपका ये प्रेफर्ड डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ ऐसा होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या होता है कि स्टार्ट फ्रीजिंग, जब आपकी फ्रीजिंग स्टार्ट होती है तो आपका ग्रेन फॉर्मेशन व्हाइल प्रोग्रेसिव टुवर्ड द सेंटर does not solidify the metal completely but leaves behind island of liquid metal in between grain which freeze later and there is a multi-directional tree-like growth। ये multi-directional tree-like growth जो होता है, उसका क्या है कि आपका प्रोग्रेसिव सैलिडिफिकेशन तो आपका एक लाइन से, मैंने आपको बताया स्पिन फॉर्मिंग, और एक आपका प्रॉपर वे में आपका क्या होगा, सॉलिडिफिकेशन होगा। बट ऐसा नहीं होता, किसी पॉइंट पे आपकी सॉलिडिफिकेशन इन बिटवीन कास्टिंग स्टार्ट होने लगती है इन अ मल्टी डायरेक्शनल, इन मल्टी डायरेक्शनल फॉर्म। तो इस तरीके के जो शेप को क्या बोलते हैं, डेंड्राइट ग्रेन, जहाँ से आपका यूनिडायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन नहीं होता, मल्टी डायरेक्शनल होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, तो डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन हम कैसे अचीव करेंगे। देयर आर फ्यू मेथड बाय व्हिच डैमेज ड्यू टू श्रिंकेज कैन बी मिनिमाइज्ड, और वी कैन से कि डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन कैसे अचीव करेंगे, ठीक है ना। अब प्रोवाइडिंग राइजर, राइजर प्रोवाइड करिए, डिजायर फॉर द रीजन ऑफ कास्टिंग फार अवे फ्रॉम लिक्विड मेटल सप्लाई टू स्विच फर्स्ट एंड फॉर सॉलिडिफिकेशन प्रोग्रेसिव फ्रॉम दिस रिमोट रीजन टुवर्ड द लोकेशन ऑफ राइजर, ठीक है ना। राइजर जितने ज्यादा आप लगाओगे तो होगा क्या कि जब श्रिंकेज होगा तो राइजर कम से कम तुरंत उसके जो डिजायर्ड क्या बोलते हैं मटेरियल रिक्वायरमेंट उसको फुलफिल करते हैं। ठीक, कभी कभी होता क्या है, कास्टिंग आपकी बहुत बड़ी होती है तो राइजर आपके ज्यादा लगे होते हैं, एक से ज्यादा पॉइंट पे, ठीक है ना, प्रिवेंट द फाइट। दूसरा मेथड क्या है, providing chilling, this is provide to get the uniform direct uniform solidification, और क्या बोल सकते हैं, प्रोग्रेसिव सॉलिडिफिकेशन। चिल से क्या होता है कि अप्रोप्रिएट लोकेशन पर अगर हम चिल्स रखते हैं तो रैपिड सॉलिडिफिकेशन होता है, ठीक है, एट दोज पॉइंट। चिल दो तरीके के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ठीक है। तो हमने क्या किया, चिल रखा, रैपिड सॉलिडिफिकेशन होता है। इसका मतलब क्या है, सॉलिडिफिकेशन बहुत रैपिड होगा तो मतलब सॉलिडिफिकेशन रेट जो होगा बहुत हाई होगा। कहने का मतलब ये है कि आपका फाइन ग्रेन्स बनेगी, है ना, तो प्राइमरी डेंड्राइट्स बनेंगे, पहले स्टार्टिंग होगी, लेकिन सेकेंडरी डेंड्राइट बनने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा, आपका तुरंत मेटल क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा, ठीक है, तो टाइम बहुत कम मिलेगा फॉर डेंड्राइट फॉर्मेशन। तो इसके बाद इंटरनल चिल्स आपकी इंटरनली प्लेस होती है, ठीक है ना। देखिए इंटरनली प्लेस होती है इनसाइड द मोल्ड केविटी, है ना, मोल्ड केविटी के अंदर ही हम डालते हैं टू गेट अ सॉलिडिफिकेशन, प्रॉपर सॉलिडिफिकेशन। का नोट, chill can effectively promote directional solidification और increase the effective feeding distance of the riser, ठीक है ना। they can often use to reduce the number of riser required for the casting, ठीक। chills इतने ज्यादा प्रोवाइड कराएंगे तो मटेरियल आपका यहीं से जो जा रहा है, मेन सप्लाई जो है गेटिंग सिस्टम, वहीं से आपकी रिक्वायरमेंट फुल हो जाएगी, तो राइजर की रिक्वायरमेंट थोड़ा सा कम रह जाती है। External chills. There are many. There are metal inserts kept in mold walls that can extract heat from the molten metal more rapidly than surrounding sand in order to promote localized सॉलिडिफिकेशन। फ्रेंड्स सिंपल सा है कि एक तो होता है इंटरनल चिल्स जिसको हम मोल्ड केविटी में रखते हैं, होता है एक्सटर्नल चिल्स जिसको हम क्या करते हैं, बाहर की साइड रखते हैं, ठीक है ना, बाहर की साइड रखते हैं, बाद में मशीनिंग से इनको हटा देते हैं, ठीक है ना। ये बाहर के साथ रहता है, एक्सटर्नल चिल्स को हम पैडिंग भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, पैडिंग भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे इन पैडिंग in casting component at critical cross section where minimum surface area is therefore heat transfer maximize the heat transfer। सिंपल से समझते हैं,
ये जो सेक्शन है यहाँ पे क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत कम है, तो इस पॉइंट से बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ हीट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे अगर हम हीट को बाहर निकालना चाहते हैं, या चाहे कम हीट यहाँ से जाए, तो हम क्या करेंगे, इसका सरफेस एरिया बढ़ाएंगे। सरफेस एरिया बढ़ाने का तरीका क्या है कि मैंने इस पे एक्सटर्नल चिल्स प्रोवाइड करा दी, जिसको मैंने बोला पैडिंग। इससे क्या है कि ये जो 1 पॉइंट हीट थी जो एक पॉइंट से ट्रांसफर हो रही थी, वो एक सरफेस एरिया से होगी, तो आसानी से ट्रांसफर हो जाएगी, कंसंट्रेट नहीं होगी एट अ पॉइंट, ठीक है ना। तो ये भी आपका एक तरीका है किसका, टू गेट अ डायरेक्शन ऑफ सॉलिडिफिकेशन, ठीक है ना। तो पैडिंग का अगर पूछा जाए तो एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोवाइडेड, ठीक है, एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोवाइडेड, ठीक है, टू गेट अ यूनिफॉर्म सॉलिडिफिकेशन इज कॉल्ड एज पैडिंग। इट्स अ टाइप ऑफ चिल्स, ठीक। बाद में मशीनिंग के हेल्प से इसको हटा देते हैं। Direction solvent casting can be improved by using chills and paddings. Thank you very much, friends, and subscribe an Academy Learning app. Put my code US for subscription. Click the bell icon. Thank you very much, and thank you for listening me.